आज 2026 में भी आपकी मेहनत की कमाई पर भरा हुआ टैक्स एक चार्टर्ड फ्लाइट से स्विट्जरलैंड जाने के लिए रेडी है और एक ब्रीफकेस जिसमें 50 करोड़ रुपए कैश नहीं बल्कि कुछ पेपर्स हैं, लेकिन ये पेपर्स बिलियंस ट्रांसफर कर सकते हैं इंडिया से बाहर। बट क्या लीगली? नहीं, ग्रे एरिया में। एंड क्या ये ट्रेस हो सकेगा? बिल्कुल नहीं। वेट, स्विट्जरलैंड 2026 में भी? क्या स्विट्जरलैंड अभी भी नंबर 1 है ब्लैक मनी के लिए, या फिर दुबई ने टेक ओवर कर लिया है, या फिर सिंगापुर ने सबको पीछे छोड़ दिया है? आज के इस वीडियो में हम अनकवर करेंगे इंडिया के ब्लैक मनी का रास्ता। एंड ट्रस्ट मी, जो आप सोचते हो रियलिटी उससे काफ़ी अलग है। तो अगर आपको पता करना है कि आपकी मेहनत की कमाई पर दिया गया टैक्स कहाँ जा रहा है एंड कौन सी कंट्रीज ऐसे करप्ट पॉलिटिशियन एंड बिजनेसमैन को प्रोटेक्ट कर रही हैं, तो ये वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में एक ऐसी सच्चाई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिन विजन बाय सत्यम मिश्रा। एंड आज हम पहले ये समझते हैं कि ब्लैक मनी होता क्या है। अरे यार, सिंपल है। देखो, जिस मनी पर आपने टैक्स नहीं दिया वो ब्लैक मनी। बट कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती, कहानी शुरू होती है 1947 से। इंडिया को आज़ादी मिली, नए रूल्स आए, नए टैक्सेस आए। बट 1970s के बाद, इमरजेंसी के बाद, इंदिरा गांधी के एरा में नए टैक्स रूल्स आए। एंड टैक्स इतने ज़्यादा हाई थे कि कभी कभी तो ये 90% तक चले जाते थे। तो लोगों ने सोचा कि यार इतना टैक्स देने से अच्छा कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, और जुगाड़ में मिला स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की जो बैंकिंग सिस्टम की सीक्रेट कहानी है वो बहुत ही फैसिनेटिंग है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो बहुत ही ज्यादा वीक थी, बट स्विट्जरलैंड ने अपने आप को न्यूट्रल रख के अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग बनाई। बट कैसे? बैंकिंग सीक्रेसी लॉज से। 1934 में स्विस बैंकिंग एक्ट ने बैंकिंग सीक्रेसी लॉज को क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया। मतलब अगर कस्टमर की आपने कोई भी इंफॉर्मेशन लीक की तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा। बट ये लॉ बनाया क्यों गया? ताकि नाजी जर्मनी से जूइश लोग अपना पैसा प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन अनऑफिशियली करप्ट बिजनेसमैन एंड करप्ट पॉलिटिशियन के लिए पैसे का सेफ हाउस बन गया स्विट्जरलैंड। इंडियन पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन के लिए ये एक जैकपॉट बन गया था। सिर्फ इमेजिन करो, एक ऐसी कंट्री में आपका अकाउंट जहां पर आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, कोई टैक्स अथॉरिटी कुछ नहीं पूछ सकती, कोई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होगा, एंड नाम के जगह पर सिर्फ नंबर्ड अकाउंट्स होंगे। एंड काफी सारी रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि 1990s के दौरान इंडिया से स्विट्जरलैंड जो पैसा गया था वो 500 बिलियन डॉलर से ज्यादा था। इमेजिन करो 500 बिलियन आज की डेट में कितना होता। लेकिन फिर आया 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, एंड इसके बाद जो हुआ उसने पूरी गेम चेंज कर दी। लेकिन इससे पहले एक ट्विस्ट सुनो। 2008 के बाद दुनिया भर की गवर्नमेंट्स को ये लगा कि अब ये मामला कंट्रोल के बाहर जा रहा है, तो इसीलिए कुछ नए लॉज एंड गाइडलाइंस आई। G20 प्रेशर, OECD गाइडलाइंस और सबसे बड़ा अमेरिका का फैटका लॉ। स्विट्जरलैंड काफी कंसर्न हो गया था क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर वो काफी ज्यादा बढ़ने लग गया था। एंड इसी के साथ उनको अपना बैंकिंग सीक्रेसी लॉ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। एंड 2014 में जो हुआ वो गेम चेंजर था। ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत स्विट्जरलैंड को हर साल ऑटोमेटिकली इंडिया जैसी कंट्रीज को ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है। मतलब स्विस बैंक अब व्हाट्सएप ग्रुप जैसी हो गई हैं, सब कुछ पब्लिक है, प्राइवेसी खत्म। एंड इंडिया ने भी इसके बाद काफ़ी सारे एक्शंस लिए। 2015 में ब्लैक मनी एक्ट लाए, 2016 में नोटबंदी की, आप भी लाइन में खड़े हुए थे ना, कमेंट्स में बताओ। एंड 2017 में GST इंप्लीमेंट किया। बट स्विस बैंकिंग डेटा एक्सचेंज से फर्क क्या पड़ा? देखो, 2018 में 34 लाख अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन शेयर की स्विस बैंक्स ने। एंड ये जो नंबर्ड अकाउंट्स होते थे ये प्रैक्टिकली बैन हुए, और इसी के साथ मल्टीपल अकाउंट्स भी फ्रीज हुए। एंड इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच टैक्स ट्रीटी रिवीजन हुई। तो प्रैक्टिकली अब स्विट्जरलैंड सेफ नहीं रहा। लेकिन ह्यूमन ग्रीड जो होती है वो कभी रुकती है क्या? नहीं। तो पैसा कहाँ जा रहा है? पहले दुबई एंड फिर वहाँ से सिंगापुर। दुबई, वहाँ का गोल्ड मार्केट, बुर्ज खलीफा, एंड इंडिया के लिए पैसों का नया स्विस बैंक। लेकिन दुबई क्यों? सिंपल रीजंस। ज्योग्राफिकल एडवांटेज, यहाँ से खाली 3 घंटे लगते हैं दुबई जाने के लिए। टाइम जोन ऑलमोस्ट सेम है, एंड काफ़ी सारी फ्लाइट्स रहती हैं इजी मूवमेंट के लिए। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल भी सस्पिशियस नहीं लगता क्योंकि काफ़ी सारे लोग दुबई मूव करते ही रहते हैं। दूसरा एडवांटेज जो है वो है रियल इस्टेट का चक्कर। दिल्ली में आपको प्रॉपर्टी एक्सपेंसिव लगती है ना, बट यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव दुबई में है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, दुबई में आप प्रॉपर्टी कैश में भी खरीद सकते हो। एंड एक रिपोर्ट ये कहती है कि 2010 से 2020 के बीच इंडियंस ने दुबई में जो प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। मतलब पहले अगर 100 रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी जाती थी तो 2010 से 2020 के बीच 400 रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी गई है। क्या ये कोइंसिडेंस है? मुझे तो नहीं लगता। तीसरा एडवांटेज जो है वो है गोल्ड ट्रेडिंग हब।
दुबई सबसे बड़ा ट्रेडिंग सेंटर है गोल्ड का एंड इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर है गोल्ड का। अब डॉट्स को कनेक्ट करते जाना। यहाँ पर हवाला नेटवर्क बहुत अच्छे से काम करता है। आप दुबई से गोल्ड इंपोर्ट करो, इंडिया में कैश में बेचो एंड वही कैश वापस दुबई भेजो एंड उसी कैश पर आप दुबई से गोल्ड वापस इंडिया में इंपोर्ट करो एंड साइकिल ऐसे चलते रहता है। लेकिन एक मिनट, हवाला तो इलीगल है ना, तो लोग पकड़े क्यों नहीं जा रहे? गुड क्वेश्चन। क्योंकि दुबई में नो इनकम टैक्स है, फ्री जोन है जहाँ पर 100% फॉरेन ओनरशिप है एंड वहाँ का दिरहम जो है वो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, तो कन्वर्जन इजी रहता है। चौथा एडवांटेज जो है वो है बिजनेस सेटअप। दुबई में कंपनी बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है, 2-3 दिन में सारा प्रोसेस पूरा हो जाता है। दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर, जेबल अली फ्री जोन, ये सारे वो एरियाज हैं जहाँ पर इंडियन बिजनेसमैन लीगल तरीके से अपनी कंपनीज बनाते हैं। पेपर पर सब लीगल है बट रियल में ये एक रूट होता है अपने पैसे को घुमाने का। रिसेंटली 2023-24 में दुबई ने अपने रेगुलेशन एक्ट्स को स्ट्रिक्ट किया है एंड इंडिया के साथ जो डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है वो भी रिवाइज हो रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का प्रेशर बन रहा है एंड आज की डेट में दुबई भी कम्प्लीटली सेफ नहीं है, लेकिन स्विट्जरलैंड से ज्यादा है क्योंकि कल्चरल प्रॉक्सिमिटी काफी ज्यादा है, क्योंकि काफी मात्रा में इंडियंस यहाँ पर रहते हैं एंड यहाँ पर काफी सारे लोग जेन्युइनली बिजनेस भी करते हैं एंड सबसे मेन यहाँ पर कैश भी अभी भी ऑपरेट हो रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो अब आएगा वो है सिंगापुर। सिंगापुर ने ऐसा गेम खेला है कि ये सबकी समझ के बाहर है। सिंगापुर सबसे ज्यादा क्लीन है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है एंड सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी है और शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैक मनी डेस्टिनेशन भी है। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है लेकिन पूरी बात सुनिए। सिंगापुर ने स्विट्जरलैंड से सीखा, उन्होंने अपने बैंकिंग को पूरा सीक्रेट नहीं रखा एंड उन्होंने थोड़ा ज़्यादा स्मार्टर अप्रोच यूज़ किया। सिंगापुर का जो एडवांटेज है ये है कि ये रियली में एक फाइनेंशियल हब है। स्विट्जरलैंड तो खाली बैंकिंग के लिए फेमस था, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया का सिंगापुर एक फाइनेंशियल सेंटर है। सारे बड़े बड़े कंपनीज, वेल्थ मैनेजमेंट फंड्स, हेज फंड्स, ये सारे यहीं पर सेटअप हैं। तो अगर आपका पैसा सिंगापुर में है तो ऑटोमेटिकली सस्पिशियस नहीं लगता। भाई यार, सिंगापुर तो जेन्युइन इन्वेस्टमेंट है, ये एक्सक्यूज आपके लिए अच्छे से काम करता है। सिंगापुर में ट्रस्ट लॉज, फाउंडेशन लॉ, कॉर्पोरेट लॉज इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि ये कॉमन अथॉरिटीज को तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आता कि क्या चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए सुनो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाओ, उसके अंडर होल्डिंग कंपनी बनाओ, उसके थ्रू ट्रस्ट स्ट्रक्चर बनाओ, ट्रस्ट के बेनिफिशियरी ऑफशोर एंटिटी और फाइनल बेनिफिशियरी नॉमिनी डायरेक्टर्स के थ्रू हिडन। सुनने में काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लगा ना? एग्जैक्टली वही तो प्लान है। एक एडवांटेज जो सिंगापुर में है वो है प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स। सिंगापुर में हाई क्वालिटी लॉयर्स, टैक्स अकाउंटेंट्स एंड वेल्थ मैनेजर्स बैठे हैं जो इन्हीं सारी फील्ड में स्पेशलाइज्ड हैं एंड वो काम ऐसे करते हैं कि सब कुछ लीगली लगता है लेकिन मोरली ग्रे एरिया है। एंड सिंगापुर की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। चाइना से पैसा लाओ, इंडिया से पैसा लाओ, इंडोनेशिया से पैसा लाओ एंड ये सारे पैसे का एक पूल बनाओ एंड उस पूल को यूज़ करो ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। इससे सब कुछ क्लीन लगता है, सोफिस्टिकेटेड लगता है एंड ट्रेसेबल नहीं होता। अब इंडिया और सिंगापुर का कनेक्शन सुनो। रिसेंट डेटा एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सिंगापुर जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट एफडीआई सोर्स है। यहाँ से सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आती है। 2022-23 में ऑलमोस्ट $17.4 बिलियन इंडिया में आए, वो भी सिंगापुर से। लेकिन कितना जेन्युइन था और कितना राउंड ट्रिपिंग से आया, ये तो आज भी सवाल है। राउंड ट्रिपिंग का ये मतलब होता है कि आप यहाँ इंडिया से पैसा सीक्रेटली बाहर निकालो एंड सिंगापुर में लीगल कंपनीज बनाओ, उन लीगल कंपनीज के थ्रू इंडिया में वापस एफडीआई इन्वेस्टमेंट करो एंड उसी पैसे पर टैक्स बेनिफिट लो एंड बिना किसी दिक्कत के एंजॉय करो। आईटी डिपार्टमेंट और ईडी ने मल्टीपल केसेस पकड़े हैं सिंगापुर कनेक्शन के, लेकिन इनको प्रूव करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है क्योंकि सिंगापुर बहुत ही ज्यादा कंडीशनली कोऑपरेट करता है एंड यहाँ के लीगल स्ट्रक्चर्स हैं वो जेन्युइनली बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए। ऑल्सो पॉलिटिकल विल का फैक्टर है एंड इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने में टाइम भी लगता है। 2017 में इंडिया और सिंगापुर ने एक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज ट्रीटी साइन की थी एंड इसमें जो सक्सेस मिली वो काफी ज्यादा लिमिटेड है क्योंकि सिंगापुर अपने फाइनेंशियल सेक्टर को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि वही उनकी बैकबोन है। तो फाइनल जवाब, दुबई, स्विट्जरलैंड या सिंगापुर? रुको, अब ये कंपैरिजन सुन लो पहले एंड इसके बाद आप खुद ही समझ जाओगे कि फाइनल जवाब क्या है। चलो कंपेयर करते हैं अब इन तीनों को। स्विट्जरलैंड में बैंकिंग सीक्रेसी जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज इंडिया से होती रहती है, इंटरनेशनल कॉपरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड रिस्क लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। दुबई में टैक्स बेनिफिट्स मैक्सिमम है, रियल इस्टेट लूप होल है
एंड कैश इकोनॉमी वहाँ पर अभी भी वर्क करती है। एंड सबसे मेन इंडियन प्रॉक्सिमिटी बहुत ही ज़्यादा है, वहाँ पर इंडियन कल्चर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। एंड यहाँ पर जो रिस्क लेवल है वो मीडियम से हाई की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है गवर्नमेंट्स का वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है विद टाइम। अब रही सिंगापुर की बात, यहाँ पर जो सोफिस्टिकेशन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम है, लीगल स्ट्रक्चर्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वर्ल्ड क्लास है, एंड आपके लिए प्रोफेशनल लोग बैठे हैं आपके इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। एंड यहाँ का जो रिस्क लेवल है वो मीडियम टू लो है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म से काम होता है, बिल्कुल वैसे जैसे हम इस चैनल पर आपको इस सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को इजीली ब्रेक डाउन करके समझाते हैं। तो आपको क्या लगता है सबसे सेफ कौन है, कमेंट्स में बताओ, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं। देखो ये सब कंपेयर करना मीनिंगलेस है, क्योंकि ये जो ब्लैक मनी रूटिंग होती है ये किसी सिर्फ एक कंट्री से नहीं होती, इसमें मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शन इन्वॉल्व होते हैं एंड मल्टीपल कंपनीज ऑपरेट करती हैं ये पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। एग्जांपल के लिए समझो, इंडिया से जो कैश निकलता है वो हवाला के थ्रू निकलता है एंड वो दुबई जाता है, वहाँ पर वो गोल्ड या रियल एस्टेट में कन्वर्ट होता है एंड सिंगापुर में एक लीगल स्ट्रक्चर कंपनी बनती है, फिर लग्जमबर्ग या केमन आइलैंड्स में शेल कंपनीज बनती हैं एंड स्विट्जरलैंड में लेगेसी वेल्थ मैनेजमेंट होता है। एंड ये पूरे प्रोसेस के थ्रू यही पैसा यूके या यूएस में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होता है एंड फाइनली इंडिया में वो पैसा आता है एफडीआई के थ्रू। ये पूरा एक एक्चुअल प्रोसेस है एंड ये किसी एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सारा इशू रिजॉल्व होगा कैसे। देखो गवर्नमेंट जो है इस इशू के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट हो रही हैं एंड दुनिया भर की गवर्नमेंट्स एक दूसरे से कोऑपरेट कर रही हैं ताकि इसको जड़ से मिटा सकें, और इंडिया इस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव है। आप हमेशा सुनते होंगे कि ईडी ने यहाँ पर रेड की या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को यहाँ का इंटेल मिला, उन्होंने यहाँ पर छापा मारा, तो यही सारी चीज़ें आज के डेट में हो रही हैं। लेकिन गवर्नमेंट इसको अकेले रिजॉल्व नहीं कर सकती, इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे मेन बात, खुद ऑनेस्ट रहो, क्योंकि स्मॉल चेंजेस भी मैटर करते हैं। देखो एक वीडियो से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर ये वीडियो को 10,000 लोग देखेंगे एंड उनमें से 100 लोग भी एक्शन लेंगे तो शुरुआत वहीं से होगी। सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, दुबई, ये सारे तो डेस्टिनेशन है, असली प्रॉब्लम है करप्शन एंड ग्रीड। जब तक सोसाइटी में जुगाड़ कल्चर चलता रहेगा तब तक टैक्स इवेजन को स्मार्टनेस बोला जाएगा। तो अगली बार जब भी आप टैक्स भरते वक्त ये सोचे कि इतना टैक्स क्यों भरें, तो ये समझना कि ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स ही इस देश को चला रहे हैं एंड बाकी क्या कर रहे हैं वो तो स्विस बैंक में अकाउंट बना रहे हैं। लाइक करो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन दबा लो ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप तक हमेशा पहुंचता रहे।